ये बताओ अपन टॉपिक तो एकीकरण पढ़ रहे हैं जैसे मान लिया, लेकिन एकीकरण में करना क्या है अपने को, क्या करें एकीकरण में? राजस्थान का निर्माण क्या करें भाई? और राजस्थान के निर्माण के लिए हमने कितने चरण प्रयोग किए? टाइम कितना लगाया? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। कितनी रियासत मिलाई? 19। ठिकाने कितने मिलाए? 3। एक क्या मिलाया? ये सब कुछ मिल गया तब जाके क्या तैयार हुआ हमारा? अरे क्या तैयार हुआ? बनाने की जिम्मेदारी किसने ली? प्रयास कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या मुझे समिति का नाम बता सकते हो? कौन सी सभा थी? भारतीय रियासती विभाग। दूसरा नाम कौन सा था? रियासती सचिवालय। क्या नाम था? अच्छा, ये कब बनाई गई थी संस्था? 5 जुलाई 1947। अध्यक्ष कौन था इसका? पटेल जी। सचिव कौन थे इसके? बीपी मेनन। क्या ये चीज अपन पढ़ चुके हैं पहले? अब इसके दौरान हम बात करें चलो, पहला चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। पहला चरण कौन सा था? अच्छा, मत्स्य संघ कब आया? 18 मार्च 1900 विधानसभा पोर्टल के अनुसार 17 मार्च। और कितने लोगों के द्वारा इसे 18 मार्च माना गया? 2, हीरालाल शास्त्री और बीपी मेनन। अच्छा, मत्स्य संघ में कितनी रियासत मिलेगी? कौन कौन सी? ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। समझ में आता नहीं? चलो। अच्छा, सेकंड चरण कब आया? और इसका नाम क्या रखा गया? इसमें कितनी रियासत मिलेगी? 9। ट्रिक क्या लगी थी? बाबू, जाड़ू, कीको, चाटू। इसमें अपने 9 रियासत मिल गई। एकीकरण के पहले पत्र पर साइन करते हुए मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कौन कहता है? चंद्रवीर सिंह। कौन कहता है? चंद्रवीर सिंह। अब यहां से अपने को पढ़ना है आगे और क्या मुद्दा निकल के आता है वो देखिए। अब पहुंच चुके तीसरे चरण पर। अच्छा, सारे लोग मुझे बताओ दूसरे चरण में समस्या किस राजा को थी मिलने में? मैंने कल बताया था वो परसों। काके राजा को, बूंदी के राजा को। क्यों थी वो? किसके अधीन रहना चाहते थे? क्यों? क्योंकि कोटा बूंदी के बाद बना था। तो कोटा बूंदी से निकल के बना 1631 में शासक के काल में, जिसके कारण बूंदी में तो ज्यादा रखता था, बड़ी रियासत थी, यानी पुरानी रियासत थी, तो लग रहा था कि बूंदी को मैं तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन उसने किसको भेजा? उदयपुर के राजा को भोपाल सिंह। भोपाल सिंह रजामंदी कब मिलेगी? 2 दिन पहले 23 मार्च को। क्या मिलना रजामंदी किया गया था? उसका नहीं। किसने मना कर दिया? क्या कहा था? तैयारी टेंट लग गया, पट्टी खुल गई, हलवाई आ गया, अब कुछ नहीं होगा। तो अगली बात करेंगे। इसलिए तीसरा चरण है हमारा, और तीसरा चरण पर स्टार्ट करते हैं। तीसरा चरण, और तीसरे चरण में हम बात करें भाई सबसे पहले समय की। क्या आपको मैंने शॉर्ट फॉर्मेट बनवा रखा है? कौन सा कब आया? तो बताइए तीसरा चरण कब आया? 18 अप्रैल 1948। और नाम क्या बता रखा है? संयुक्त अर्थ क्या होता है? बड़ा नहीं होता, संयुक्त अर्थ होता है जुड़ना, मिलना। इसका नाम रखा संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, ये ध्यान रखोगे। ये एजेंडा हमारा बनेगा, किसका नाम रखा गया? वो रखा गया था संयुक्त राजस्थान। लेकिन सबसे बड़ी बात है संयुक्त कैसे करेंगे इसको, यानी किसी चीज को जोड़ना होगा, मिलाना होगा। तो मुझे सारे लोग ये बताओ, अगर मैं ये कहूं भोपाल सिंह जी मिलने के लिए तैयार कब हो गए थे? कितने दिन पहले? लेकिन नहीं मिल पाए, तो तीसरे चरण में लेकर आएंगे हम। तो सेकंड चरण का नाम बताओ क्या था? अरे सेकंड चरण का क्या नाम था? क्या मुझे बता सकते हो? सेकंड चरण में कितनी रियासतें मिलाई थी? ठिकाना कितना मिलाया था? 1। तो 9 कितने हो गए? 10। इस चरण में हमने क्या किया? एक रियासत और मिला दी, और वो थी उदयपुर। उदयपुर एक रियासत और मिला दी, यानी एक रियासत को इसमें मिला दिया। अब मुझे सारे ये मिलकर बताओ कि कितनी रियासतें हो जाएंगी इस चरण में? 9 तो पहले से चली आ रही, एक और मिला दी तो रियासत कितनी हो जाएंगी? 10। 10 रियासत, तो ठिकाने कितने हो जाएंगे? 1। 1 हो जाएगा ठिकाना। ऐसे करके अपन कह सकते हैं 10 और 1 कितने हो गए? 11। 10 और 1 कितने हो गए? 11। ये हमारे पूरे एजेंडा हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बताओ उदयपुर का मिलने से पहले क्या चाहता था? उदयपुर का राजा भोपाल सिंह मिलने से पहले क्या बनाना चाहता था? एक संस्थान बताया, राजस्थान यूनियन कौन बनाना चाहता था? कितनी जगह को मिलाकर? 3। उदयपुर, मालवा, गुजरात। उदयपुर, गुजरात, मालवा। तीसरी बार बोलो उदयपुर, तो बीच वाले में चक्कर पड़ जाता है। तो ये मिलाएंगे। डेट कितनी फिक्स की गई? ये तो याद करने कितनी डेट है? 25 26 1900 सॉरी 25 26 जून 1900। कितने राजा ने भाग लिया? क्या ये सफल हुई थी क्या? क्यों? किसने सफल कर दी? क्या कहा कि ऐसे कुछ नहीं चलेगा, वो रियासत है, वो तो राज्य गुजरात मानो तो राज्य का दर्जा रखते हैं, और तो रियासत है, इसलिए आपको स्वीकार नहीं किया जाता है। क्या आप बता सकते हो जयपुर का राजा क्या बनाना चाहता था? क्या बनाना चाहता था? क्या बनाना चाहता था? और कोटा का राजा और लक्ष्मण सिंह, काका राजा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर का काका था, प्रभास वाला कौन था? चंद्रवीर सिंह। तो ये तो जनरल चीजें रिपीट हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो यहाँ क्या करना है? भोपाल सिंह ने मिलने के लिए शर्तें रखी। इसको मेरे साथ बनाओगे, बात थोड़ा सा पॉइंट विलय के लिए, मिलने के लिए शर्त रखी या शर्तें रखी। इन्होंने पहले से पूर्व शर्त रखी मिलने के लिए। और अगर मैं आपसे कहूं शर्त रखी, तो मैं पेंशन मांगी थी 20 लाख। 20 लाख पेंशन दो। दूसरा पॉइंट, एक पद दो महाराज प्रमुख का, महाराज प्रमुख का पद दो। और तीसरा पॉइंट आता है महाराज प्रमुख का पद कैसे कर दो? वंशानुगत। महाराज प्रमुख पद वंशानुगत कर दो। अब महाराज कौन होता है? मैंने तो आपको बार-बार एक चीज पढ़ाई, राज प्रमुख। कौन पढ़ाया भाई? राज प्रमुख। अब आप कह रहे हो नया शब्द कैसे आ गया? महाराज प्रमुख। महाराज होगा पूरे राजस्थान का महाराज। सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? महाराज का। क्योंकि राजा तो होते रियासत हो गए, मैं रियासत के ऊपर होगा महाराज, यानी मैं राजाओं का क्या रहूंगा? महाराज। तो मुझे वो पद जो सर्वोच्च हो। और दूसरी चीज, इस पद को कैसे कर दो? वंशानुगत। वंशानुगत का क्या अर्थ है? यानी मेरे बाद मेरा बेटा भी महाराज होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा। लेकिन पटेल जी ने कहा ये जो बेटे के बाद बेटे का चलन है ना, ये खत्म हो गया। अब कोई वंशानुगत नहीं है। अब राजा वो नहीं बनेगा जो राजा का बेटा है, अब राजा वो बनेगा जो योग्यता रखता है, जिसमें क्षमता है, जो क्वालिटी रखता है। तो ये तो हम आपको दे नहीं सकते। आपको पद दे देंगे महाराज का, लेकिन आपके पास कोई महाराज नहीं बनेगा। और 20 लाख पेंशन का प्रावधान नहीं है, प्रावधान है केवल 10 लाख का। तो पेंशन कितनी होगी? लेकिन 10 लाख हम आपको दे देंगे 5 लाख धार्मिक काम के लिए और 5 लाख देंगे निर्माण के लिए। इस टाइप से आपकी पेंशन तो केवल कितनी होगी? 10 लाख। लेकिन पद कैसे नहीं करेंगे भाई? वंशानुगत। बिल्कुल छोड़ दे उम्मीद को, लेकिन महाराज प्रमुख का क्या दे दो? पद ये दे देंगे। तो ये बताते हैं इसे मिलाने के लिए पटेल जी ने, इन्हें मिलाने के लिए पटेल जी ने, इन्हें मिलाने के लिए पटेल जी ने स्वीकार की। और इन्हें मिलाने के लिए जो स्वीकृत की थी, तो जो पहली रियासत है वो तो है भाई जो शर्त है 10 लाख पेंशन। पेंशन कितनी देंगे? अरे कितनी देंगे? पद कौन सा देंगे? आपको क्या बना दिया जाएगा? महाराज। लेकिन पद कैसा नहीं करेंगे? वंशानुगत। ये नहीं होगा, लोकतंत्र आएगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो आप अंतिम हो जाओगे, एक मात्र हो जाओगे। आपको राज प्रमुख जरूर बनाया जाएगा, लेकिन आप अंतिम ये कह सकते पहले और एक मात्र होगे। आपके बाद कोई नहीं बनेगा इस पद पे, कोई बैठेगा ही नहीं। तो ऐसे करके तीसरे चरण का तैयार होता है निर्माण। आप देखो पहला चरण लोगे तो 4 मिली, दूसरा लोगे तो 9 मिली, चौथा लोगे तो 4 मिलेंगी, पांचवा लोगे तो 5 मिलेंगी, छठवां लेंगे तो 1 मिलेगी, सातवां लेंगे तो खूब सारी मिलेंगी, क्योंकि राजस्थान मिल जाएगा। लेकिन तीसरा एकमात्र ऐसा चरण जिसमें एक अकेली सिंगल रियासत कौन सी मिली है? अरे कौन सी मिली है? अब मुझे एक बात बताओ, ये बनाना क्या चाहता था उदयपुर का राजा? राजस्थान यूनियन संघ। क्या बनाना चाहते थे? कितनी जगह को मिलाकर? बोलो जी उदयपुर, एक बार बोलो उदयपुर, अब की बात से उदयपुर, गुजरात, मालवा हो जाएगा। अब मुझे बात बताओ पेंशन कितनी मांगी? देंगे कितनी? पद कौन सा मांगा? कौन सा देंगे? क्या कर दो इसे? लेकिन हम क्या नहीं करेंगे? वंशानुगत नहीं करेंगे। इसका मतलब आप बना सकते हो। तो भोपाल सिंह के पास ऑप्शन था ही नहीं। इनके पास ऑप्शन क्या था? सबको मिलना है। अंतिम सत्य यही है कि आप आज मिलो, कल मिलो, परसों मिलो, मिलना तो है। तो क्यों ना जल्दी सच को एक्सेप्ट करके पहले मिल जाए। इसलिए हम मिल गए थे। और ये चीज पता चलती है भिखारी के राजा को, तो सबसे ज्यादा मोटिवेट भिखारी का राजा हुआ था। ये बताओ बन गया क्या कर सकते हैं? बना ले एक बार बनाओ उसको। क्या हुआ?
अभी मेवाड़ के राजाओं को किसी को राजा का पति नहीं है जो आपके मेवाड़ के राजा हैं। वो केवल यहाँ की जनता बोलती है, यहाँ की जनता के महाराज है वो। जैसे हमारे भरतपुर में हमारे एक राजा है सूरजमल का वंश सुरेंद्र सिंह, हम उनको राजा ही बोलते हैं। तो ये उनको बाकी जनता का लगाव है उस पद से। भाई उनके पूर्वज राजा तो यही राजा यहाँ के, तो यहाँ की जनता कहती है भाई और नहीं कहते उनको राजा महाराजा। तो महाराजा क्यों कहते हैं? आप जाते हो मिले, मान लो आपको कोई काम है ट्रांसफर करवाना है किसी को, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो क्या कहोगे? साहब ट्रांसफर करवाओ महाराज जल्दी से। और जाके कहना पड़ेगा महाराज ट्रांसफर करवा दो, तो महाराज सुनेंगे? प्रमुख प्रमुख कैसे नहीं कहते उनको, वो यहाँ की जनता के प्रमुख हैं। टाइटल दे रखा है यहाँ की जनता ने, आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप सांगा के वंशज हैं, तो आप महाराणा यहाँ को महाराज रहेंगे, लोगों के लिए हमेशा रहेंगे। चलेंगे आगे, आप चलते हैं। अब एक नोट लगा लो सारे लोग, एक नोट लगाएंगे NOTE, आपको भी लगाना है नोट लगा लो। नोट में लिखना उदयपुर शासक गोपाल सिंह, उदयपुर शासक गोपाल सिंह, मेवाड़ सॉरी उदयपुर, गोपाल सिंह उदयपुर, मालवा, गुजरात, तीनों को मिलाकर राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे, राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे, लेकिन असफल हुए। अब ये कैरेक्टर आएंगे सारे के सारे निकल के। आप तीसरे चरण का उदाहरण बता सकते हो क्या? तीसरे चरण का उदाहरण करता कौन था? क्या ट्रिक क्या बताई मैंने? गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, कुल क्षेत्रफल, कुल आय, ऐसे करके कैरेक्टर बनेंगे। हमें उन्हीं पर रियासतों में से सारी चीजें लेनी है। इसका मतलब ये होगा राजधानी भी उनसे लेंगे, राज प्रमुख उनसे लेंगे। अच्छा ये बताओ, राजधानी जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख का लॉजिक क्या लगाते हो आप? क्या लॉजिक बताते हैं राज प्रमुख बनाने के लिए? राजधानी का जो राजा होगा वही क्या बनेगा? राज प्रमुख। तो राजधानी कौन सी बनेगी? उदयपुर। यहाँ जो राज प्रमुख है, राजधानी का राजा कौन बनेगा? भोपाल। अब राज प्रमुख के पद पे कौन बैठना चाहिए? जो दूसरे चरण में राज प्रमुख था उसे डिमोशन करके क्या बना देंगे? उपराज प्रमुख। तो दूसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? कोटा, और कोटा का राजा भीम सिंह। तो उनको नीचे ले आइए पद पे। और जो उपराज प्रमुख थे उन्हें नीचे ले आइए, बहादुर सिंह बुद्धि के। और पहले से उपराज प्रमुख कनिष्ठ उपराज प्रमुख का लक्ष्मण सिंह, वो साथ में रहेंगे। प्रधानमंत्री उदयपुर के प्रसिद्ध व्यक्ति माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन करता जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू। उद्घाटन स्थल हमेशा राजधानी में बीता करता है उदयपुर। कुल क्षेत्रफल इनका 29,777 वर्ग किलोमीटर, कुल आय इनकी 3.16 करोड़ रुपए, और जनसंख्या पूछे तो 42.60 लाख। कुल जनसंख्या 42.60 लाख। ये आप मुद्दे की बातें हैं जो सेकंड थर्ड चरण में अपने को पढ़नी है, तीसरे चरण में पढ़ते हैं ये मुद्दे की बातें आ जाती हैं। तो सारी की सारी चीजें अपन उनमें से निकालते हैं जो 10 रियासत की उनमें से उठा उठा के लाए हैं। इनमें से जो चीज नहीं मिलाई गई है उसमें से एक शब्द भी नहीं है। राजधानी वहीं से, राजा वहीं से, कनिष्ठ वहीं से, राज प्रमुख वहीं से, प्रधानमंत्री वहीं से, उद्घाटन करता जरूर बाहर से लाए थे। बाहर से क्यों लाते? हमेशा फोटो कब खींचे जाते? फीता काटने के बाद। बताओ करते समय अब नेहरू जी का फोटो जाएगा फीता काटते हुए तो लोग तो देखेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। तो प्रसिद्धि अगर रखनी है तो फोटो खींचो, इसलिए नेहरू जी बाहर से बुलाए गए, चीफ गेस्ट के रूप में उद्घाटन किया। लेकिन फीता काटा था तो राजधानी में हमेशा फीता काटता है, और राजधानी का राजा हमेशा क्या बनता है? क्या बनता है? राज प्रमुख। और धीरे धीरे दूसरे चरण में एक पद आप हटा दो, डिमोशन कर दो, डिमोशन आने के बाद सारा का सारा सेटअप तैयार हो जाएगा पूरे पूरे चरण का। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है अभिनरी, अभिनरी, एक है ब्रज सुंदर, एक है भूलेलाल और माणिक्यलाल। ये जो लोग थे भाई, इन लोगों को मिलाया गया था मंत्रिमंडल में। कहाँ मिलाया गया था? मंत्रिमंडल में। यानी अभिनरी है, ब्रज सुंदर है, भूलेलाल वहां है, माणिक्यलाल वर्मा। चौथे चरण में मोहनलाल सुखाड़िया को लेंगे, माणिक्यलाल वर्मा को बाहर कर देंगे। तो अगर हम बात करें कि मंत्रिमंडल में अभिनरी कहां से था? तो कोटा से। कहां से था भाई? कोटा से। और ब्रज सुंदर था बूंदी से। ब्रज सुंदर कहां से था? बूंदी से। और ये दोनों थे उदयपुर से। दोनों कहां से थे? उदयपुर से। अब मुझे तो तीसरा चरण आया कब? देखो डेट 18 अप्रैल 1900। नाम क्या है भाई? संयुक्त नहीं जोड़ना, तो दूसरे में नई चीज जोड़ी गई, तीसरा बना, दूसरे में जोड़ा, तीसरा तीसरे में जोड़ेंगे, चौथा चौथे में जोड़ेंगे, तो पांचवा, ऐसे करके दूसरे चरण से स्टेप तैयार हुआ। और इसके अलावा हम बात करें तो राजधानी कौन सी बनाई गई है? उदयपुर। राज प्रमुख कौन सा बनाया गया? भोपाल सिंह। उपराज प्रमुख कौन सा बनाया गया? भीम सिंह। कनिष्ठ किसको बनाया गया? बहादुर सिंह, लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन करता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उद्घाटन स्थल कहां है? उदयपुर में। कुल क्षेत्रफल कितना है? 29,777। कुल आय कितनी है? 3.16 करोड़ रुपए, और कुल जनसंख्या कितनी है? 42.60 लाख। इनके मंत्रिमंडल में कोटा से कौन था? अभिनरी। बूंदी से कौन था? ब्रज सुंदर। और उदयपुर से भूलेलाल और माणिक्यलाल वर्मा। इस लाइन को नोट में लगो, मंत्रिमंडल। एक नोट बनाओ, नोट लगाएंगे, नोट में लिखना इनके मंत्रिमंडल में, इनके मंत्रिमंडल में कोटा से अभिनरी, इनके मंत्रिमंडल में कोटा से अभिनरी, बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा, बूंदी से ब्रज सुंदर शर्मा, और उदयपुर से भूलेलाल और माणिक्यलाल, भूलेलाल और माणिक्यलाल। ये कौन सा चरण हो गया? अब मुझे बात बताओ, कोटा के राजा की प्रीवियस कितनी बताई थी मैंने? कितनी लाख बताई थी? 7 लाख बताई थी। और फिर मैंने आपको बताया डूंगरपुर के राजा की, डूंगरपुर के राजा की 1,91,000, बूंदी की 2,81,000। ये अपने फैक्ट तैयार किए गए थे। ठीक है चलिए, अब मुझे बात बताओ कि आय कितनी है भाई? 3.16। पहले चरण की आय कितनी थी? 184 लाख। पहले चरण की आय कितनी थी? दूसरे चरण की आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। और तीसरे चरण की आय कितनी है? 3.16 करोड़ रुपए। ये आपको 3 चरणों तक ही आय याद करनी है, उससे आगे याद नहीं करनी है। अब अपने को आय नहीं पढ़नी, अपने को अब विशेष फैक्ट पे काम करना है कि फैक्ट कौन सा आएगा। अब चलिए, अब मुझे बताओ तीसरे चरण के बाद कौन सा चरण आएगा? चौथा सबका वही आएगा। अब देख लीजिए एक बार, चौथा चरण आएगा तो क्या होता है चौथे चरण में? ऐसे लिखते हैं ना चौथा चरण, ये डंडा इधर आता है ना, डंडे के चक्कर में जाता है। देखो सबसे पहले बात आती है चौथे चरण में समय की। तो चौथा चरण आया था भाई 30 मार्च 1949 को। तो कैसा गया कल का पेपर? ठीक ठाक दिया? नहीं सबने दिया था? दो चार ने नहीं दिया? सबने दिया था, सारे आए थे पीछे, सब तीनों। आप दोनों ने भी? आप दोनों ने? आपने दिया था? आपने? आप तीनों ने? तो आपने आंसर की चेक की? उसका सोल्यूशन करवा दिया मैंने कल लाइव में। शाम को करवाया 9 बजे रात को, सोल्यूशन तो रात को करवाता हूं मैं, आप देखते नहीं अपने चैनल पे, कोचिंग के चैनल पे। नहीं कल ही करवा दिया, देख लेना, अगर आंसर की नहीं तो सोल्यूशन देख लेना आप।
है ना, उसमें एक क्वेश्चन उस पर टिक गलत है ना, 68 नंबर का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको करवा तो दिया पूरा, लेकिन उसमें एक सोल्व करवाना टिक गलत लग गया गलत जगह पे, 68 नंबर का क्वेश्चन 68, ठीक है चलिए। तो उसमें आपके प्रत्येक पेपर का सोल्यूशन आएगा ही आएगा, शाम को 9 बजे से लगभग 9:15 बजे तक सोल्यूशन चला था उसका, लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक चला था। देखिए चौथे चरण का नाम बताओ, जब तक तो लोगों के नेट खत्म हो जाते हैं, बस क्या है तो लोन लेना पड़ता है नेट का भी। अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे कोचिंग में तो आपका बच जाता है, लाइब्रेरी जाते हो तो बच जाता है। अगर आप बिल्कुल फ्री हो पूरे दिन, कोई काम धंधा नहीं है, फिर नेट की तज्जी उड़ा दोगे आप, फिर कुछ बचने वाला नहीं, खुद का खत्म करोगे, आसपास वालों को उड़ा दोगे। अब देखिए चौथा चरण, नाम, इसका नाम क्या रखेंगे आपके अनुसार, चलो आप रख दीजिए इसका नाम, बहुत बढ़िया जोश दिखा आपकी बार, ब्रेड राजस्थान, ब्रेड राजस्थान, ठीक है। तो चौथा चरण कब आया था, 30 मार्च 1949 को, नाम क्या है। अच्छा ब्रेड का क्या होता है, ब्रेड का क्या होता है, तुम दोनों बीच वाले आगे ज्यादा देखो, लिखो मत कम कम देखो, है ना। देखो यहाँ ब्रेड का क्या होता है भाई, बड़ा, इसका मतलब हमें इस चरण को यानी ज्यादा चीजें जोड़नी पड़ेगी तभी बड़ा होगा, इस तरह तभी होगा। अब मुझे बताओ तीसरे चरण तक हमारी रियासत कितनी मिल चुकी है, चेक करो तो क्या मारा करो, एक ठिकाना रियासत कितनी है, कितनी रियासत 10। अब मुझे बात बताओ, अगर चौथा चरण पर ला रहे हैं तो चौथा चरण मिलाया तो अपन चौथे चरण का ब्रेड राजस्थान का करेंगे निर्माण, और ब्रेड राजस्थान का होगा निर्माण, निर्माण हुआ। और जब निर्माण हुआ तो इसमें अगर हम बात करें तो तीसरे चरण का नाम बताइए कौन सा था। अरे तीसरे चरण का नाम क्या था, संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में रियासत कितनी बताई आपने, कितनी बताई थी, 10 ठिकाने कितना बताया, एक, कुल कितनी चीजें हो गई 11। अब हमने क्या किया, इसमें 4 रियासत और ऐड कर लेंगे, ट्रिक है जे जे फिर जे, लेकिन अब की बार बी, ट्रिक है जे 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 बी। अब इनका ऑपरेशन अगर अपन करते हैं तीनों जे का, तो इस जे से निकल के आता है जयपुर, इससे निकल के आएगा जयपुर, दूसरे जे से निकल के आएगा जोधपुर, जोधपुर, और तीसरे से निकल के आएगा जैसलमेर, जैसलमेर, और चौथे से निकल के आएगा बीकानेर, बीकानेर। ऐसे करके अपनी 4 रियासत हो गई। क्या आपको चारों रियासतों के राजा बताएंगे, मैंने आपको 4 बनवा रखा है। जयपुर का राजा बताओ कौन था, जोधपुर का, जैसलमेर का रणजीत सिंह, रघुनाथ सिंह लिखवा रखा है शायद, देखो एक बार रघुनाथ सिंह लिखवा रखा होगा, लिखवा रखा तो रघुनाथ है वो, रघुनाथ सिंह। जैसलमेर का राजा था रघुनाथ सिंह, रणजीत सिंह क्रांति के समय था। अगर जयपुर के राजा की बात करें तो मान सिंह सेकंड, जयपुर के राजा की बात करें तो मान सिंह सेकंड, जोधपुर के राजा की बात करें तो हरवंश सिंह, हरवंश सिंह, जैसलमेर के राजा की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, रघुनाथ सिंह, और बीकानेर का पूछे तो शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह। अब प्रीवी बस क्या है बताओ, प्रीवी बस क्या होती है, किनको पेंशन कौन देगी, सरकार जो पेंशन देगी वो प्रीवी बस है। तो मान सिंह की प्रीवी बस आपसे पूछे 18 लाख, 18 लाख, हरवंश सिंह की प्रीवी बस 17.5 लाख, रघुनाथ सिंह को छोड़ दीजिए आप, शार्दुल सिंह की है 17 लाख। ये प्रीवी बस है। क्या मुझे बताओ चारों में से किसी रियासत में ठिकाना आता था क्या, चारों में से कोई रियासत में ठिकाना आता था क्या, कौन सा, लावा, लावा नहीं था जयपुर में, मैंने आपको बताया था जब रियासत मिलेगी तो ठिकाना जाएगा। तो लावा वर्तमान में तो टोक में, लेकिन पहले कहा था जयपुर में, तो ठिकाना उठा लिया यहां से, एक ठिकाना लावा, और लावा का राजा कौन बताया था, वंश प्रदीप सिंह, वंश ये वाला, हाँ वही जो आप सोच रहे हो, ये चक्कर है हमारे साउंडिंग में, हाँ सबकी साउंडिंग में चक्कर है, हमारे हिंदी वाले मास्टर ऐसे ही रहते थे पहले, तो ये चक्कर है इसलिए वंश प्रदीप सिंह, हाँ यही है जो दिख रहा है, हाँ वंश होगा तो फिर, अब सही है। अब सो जाओ सारे लोग कि बीच वाला हटवा दिया, बिहार को बिहार बोलते हैं, इतनी कभी ऐसे कभी बिहारी बोलते हैं, हम तो फीलिंग पे जाते हैं, सब पे जाते ही नहीं, फीलिंग देखते हैं सब पे नहीं जाते। तो किसी को देख लेना जो साइड से उनके चक्कर बी और बी जो भी है, हम तो एक ही मसला चलता है हमारा, तो एक ही रास्ता चलता है। अभी वो आएंगे तो कभी वाले से उनके भी चक्कर है, ठीक है पढ़ा गया, आएंगे भी, आएंगे आज की फन सकेगी, चलो बहुत अच्छी बात है। कल करंट की तो सारे लोग बैठे नहीं बैठे, परेशान थोड़ी हो गए, भीड़ थी इसलिए आप लोग चले गए भीड़ देख के, लेकिन पढ़ाने का मतलब भीड़ नहीं आता है, पढ़ने का नहीं आता लेकिन पढ़ाने का भीड़ भी आता है। गर्मी तो कोई बड़ा काम करते तो पसीना तो आएगा, गर्मी तो लगती है, अब आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, आप अकेले बैठे रहोगे तो बन गया क्या। इसमें अपने को ज्यादातर चीजें वो याद कौन सी करनी है, क्योंकि पूरे चरण का सबसे बड़ा चरण यही है पढ़ने के पैटर्न में, और मेटल भी इसी चरण का सबसे ज्यादा है। और इसमें चीजें बनती कैसे देखो, ये तो यहाँ से पहला एजेंडा हो गया कि क्या क्या मिलाएंगे। तो आप देखो दूसरे चरण से आप निर्माण देखो, हमने दूसरे चरण में कुछ मिलाया तो हमारा बन गया तीसरा चरण, और हमने तीसरे चरण में कुछ मिलाया तो हमारा कौन सा बन गया चौथा चरण। हम चौथे चरण में कुछ मिलाएंगे, चौथे चरण में कुछ मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा पांचवा चरण। हम पांचवें चरण में कुछ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा छठवां, और छठवें में कुछ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा सातवां। मुझे बात तो पहले चरण का योगदान आ रहा है इसमें, हमारा तो निर्माण मुख्यतः किस तरह से स्टार्ट हुआ है, दूसरे से, इसलिए दूसरे चरण का पूर्व राजस्थान नाम है, क्योंकि पूर्व का होता पहला, तो प्रारंभ कहां से हुआ, सेकंड चरण से। क्या मुझे बता सकते हो राजस्थान शब्द के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कौन से चरण में किया गया था, क्या नाम यूज किया गया था, और डेट पूछे तो 25 मार्च 1948। ये देखिए मैं आपसे चौथा चरण है तो चौथा चरण कब आया था, अरे देखिए बता दो नाम क्या है, संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासत जोड़ ली, फिर क्या है जे 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 वी, पहली कौन सी है, दूसरी, तीसरी, चौथी। जयपुर का राजा कितने लेता था, जोधपुर का राजा कितने लेता था, जैसलमेर का राजा कितने लेता था, 1,05,000, लेकिन हमें दिलवानी नहीं है क्योंकि मालिक को नहीं है। चौथी कौन सी है, राजा कौन है, कितने लेता था, क्या लेते थे, क्या लेते थे, फिर भी बस कब खत्म की गई, 26वें संविधान संशोधन 1900, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री याद हो जाएगा। ठिकाना कौन सा मिलाया, राजा कौन सा, चरण कौन सा, टाइम कौन सा है, नाम क्या है, ठिकाना कौन सा है, राजा कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रीवियस किसको मिलती है, कितनी मिलती है, सबसे कम किसको मिलती है, कौन सा राजा है, कितनी मिलती है, 90,000। अब यहाँ देखिए आपने इंसिडेंट सुना होगा कि युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, मेवाड़ में तो इतिहास मेवाड़ है, अगर आप भारत का इतिहास पढ़ते हो राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ते तो भारत का इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, और राजस्थान का पढ़ते मेवाड़ का नहीं पढ़ते तो मेवाड़ को राजस्थान खोखला हो जाता है, और मेवाड़ भी पढ़ो प्रताप संगार कुमार सिंह चाचा ना पढ़ो तो भी कुछ नहीं बचता। इसका मतलब कुछ तो बात है मेवाड़ में, तो मेवाड़ में युद्ध हुआ था हल्दी घाटी युद्ध के दौरान घटनाक्रम आप ध्यान रखना। अकबर ने प्रताप को दीन करने के लिए सारे पैतरे अपनाए। अकबर के गुरु थे अब्दुल लतीफ, और अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ ने ऐसे बताया गया है कि अकबर को पाठ पढ़ाया था सुलेकुल का। सुलेकुल होता है कि पहले आप पड़ोसी राज्यों को अगर दीन करना चाहते हैं तो पहले आप संधि का प्रस्ताव भेजिए, एक बार संधि का प्रस्ताव भेजिए, टुकड़ा दे तो दोबारा प्रयास कीजिए, दोबारा टुकड़ा दे तो तीसरी बार प्रयास कीजिए। तो अकबर को अकबर के गुरुजी ने सुलेकुल की नीति पढ़ाई जिसमें युद्ध से पहले संधि का प्रस्ताव भेजते थे।
तब युद्ध का अगली बात है वो नहीं मानते तब युद्ध का सहारा लेते थे। तो उस दौरान बताते प्रताप माला प्रताप अकेले ऐसे राजस्थान के राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी सारे राजा नागौर दरबार में घुटने टेक चुके थे, अधीनता स्वीकार कर चुके थे 1570 में। तो अकबर ने देखा कि मेरा सबसे बड़ा प्रतिरोधी कौन है, विरोधी कौन है जो मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो पहले तो था मारवाड़, तो मारवाड़ के राजा थे राव चंद्रसेन, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन उनका बड़ा भाई था उदय सिंह और एक और बड़ा भाई था राम, दोनों जने पहले अधीनता स्वीकार कर चुके थे। तो चंद्रसेन से गति चली, उसके भाइयों को दी थी क्योंकि वो पति गुलाम थे। अब मारवाड़ भी हो गया, अब एक ही रियासत रहेगी कौन सी, मेवाड़। प्रताप ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पे सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं सांगा का बल से कुंभा का बल से हम युद्ध से फैसला करेंगे। तो युद्ध हल्दी घाटी युद्ध लग रहा था कि युद्ध होगा। तो इसका भाई भी था प्रताप शक्ति सिंह को पहले पहुंच गया था अकबर के पास, एक और भाई था जगमाल वो भी अकबर के पास पहुंच गया था कि हमें गति दिलाइए। तो अकेले प्रताप रह गए थे। तो उस दौरान फिर भी अकबर को यह था कि मुझे प्रताप जैसा योद्धा पूरी संधि के प्रस्ताव से अपने देनी चाहिए। इसलिए प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। एक भेजा था जलाल खां, एक भेजा था इसके बाद मानसिंह, इसके बाद भेजा था भगवंत दास और भगवंत दास के बाद भेजा था टोडरमल। कितने भेज दिए भाई? 4। इसको लगा अकबर को चारों से समझा लेंगे और मेरी अधीनता स्वीकार करवा लेंगे। ये बारी बारी से गए, लेकिन कभी भी प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की और प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो बताया जाता है मानसिंह से युद्ध की चैलेंज करके चेतावनी दिया और पूरी सेना लेकर हल्दी घाटी युद्ध में पहुंच गया। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप को जगह मेवाड़ छोड़ युद्ध छोड़ जाना पड़ा हार के कारण। लेकिन इस कंडीशन में कहते हैं अकबर को फिर भी एक मुझे प्रताप देना चाहिए। तो अकबर ने प्रपोजल भी दिया प्रताप को कि प्रताप अगर तू मेरी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं जिले लाई अकबर दिल्ली का बादशाह, भारत का मुगल बादशाह, मैं आधा भारत तुझे दूंगा। बस तुझे एक शर्त है, मैं आधा भारत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है तुझे बादशाह मुझे मानना होगा। तो प्रताप ने तुरंत रिटर्न लिखा, मुझे भारत से प्यार नहीं है, मुझे छोटे मेवाड़ से प्यार है, मुझे मेरे मेवाड़ से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है ही नहीं, मुझे केवल स्वतंत्र चाहिए, वो भी मेवाड़ चाहिए। तो मुझे भारत से प्यार ना होगा, मुझे किससे प्यार है? मेवाड़ से। अब ये कंडीशन आ गई यहां इस चरण में। अगर उस दिन प्रताप संधि कर लेते तो शायद मेवाड़ के दिन आधा भारत आता, लेकिन उस दिन उन्होंने स्वतंत्रता को नहीं त्यागा। वही चीज यहां लागू होती है। तो बीकानेर के राजा का क्या नाम है? अब हुआ क्या था, इंसिडेंट क्या हुआ? सरदार पटेल जी द्वारा ऐसे करके पत्र तैयार किया स्टाम्प पेपर, कोई फॉर्म तो स्टाम्प पेपर के रूप में लिखा रहता है मैं प्रार्थी अपना नाम खालिस्तान रहता है कि मैं इस रियासत का राजा अपने होश हवास में पूरी मर्जी से इस रियासत को इस राज्य का ऐसा घोषित करता हूं। ऐसे करके स्टाम्प पेपर तैयार किया गया और नीचे लिखिए कैंडिडेट साइन। कैंडिडेट साइन करते सारे राजाओं को भिजवा दिया, जो राजा इसके नीचे साइन कर देगा वो रियासत राजस्थान में हो जाएगी। इसका मतलब विलय पत्र तैयार किया गया, राजाओं को भेजा गया, राजाओं को साइन करने। तो चंद्रवीर सिंह का मैंने बताया था साइन करते समय मैं अपने डेट वार्ड पर हस्ताक्षर करूं, लेकिन जब ये सब जगह भेजा गया तो पटेल जी पहुंचे बीकानेर। बीकानेर के राजा का नाम क्या बताया मैंने? बीकानेर पहुंचे, बीकानेर के राजा से कहा कि आप साइन कर दीजिए, आपको विलय करना चाहिए, जबकि वो रियासत का राजा स्वतंत्र रहना चाहता था। विलय करने की कहा तो उन्होंने कहा कि मैं विलय क्यों करूं, बाकी रियासतों का विलय करूं, मैं तो स्वतंत्र रहता हूं, मैं तो 10 लाख जनसंख्या भी है, 1 करोड़ आई भी है, मैं तो सब पूरी करूंगा, छोटी-मोटी रियासतों को मिला लीजिए, मुझसे शुरुआत क्यों करेंगे? बड़ी-बड़ी रियासतें हैं उनका आप जाके संधि कीजिए। तो पटेल जी ने उनसे ये कहा कि आप मिलने के लिए तैयार हैं, आपको पता है मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह जी मिलने के लिए तैयार हैं, विलय पत्र साइन करने के लिए तैयार हैं। जब ये साधु सिंह को सुना तो साधु सिंह को लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मेवाड़ का राजा इतनी बड़ी साम्राज्य का राजा, इतने बड़े वंश का राजा इतनी आसानी से जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, जो मुगलों के सामने नहीं टिके, वो सत्ता के सामने विलय पत्र साइन करके कैसे झुक सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं। तो पटेल जी ने कहा कंफर्म कर लीजिए। तो तुरंत साधु सिंह ने अपने एक मंत्री तैनात किया जसवंत सिंह दाऊसर, जसवंत सिंह दाऊसर, और जसवंत सिंह दाऊसर को भेजा, जाओ कंफर्म करके आओ क्या वाकई में भोपाल सिंह मिलने के लिए तैयार है। और जब ये बात गए जसवंत सिंह उपस्थित हुए मेवाड़ के राजा भोपाल सिंह के समक्ष, उन्होंने कहा कि साधु सिंह जी जानना चाहते हैं कि मैं मिलने के लिए तैयार हूं, आप विलय होने के लिए तैयार हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल विलय होने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो तो कहते हैं आप इतने बड़े वंश के सम्राट हो, इतनी बड़ी रियासत के मालिक हो, आपके वंशजों ने इतना युद्ध लड़ा है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए दौरान ना मुगलों के सामने झुके, ना अंग्रेजों के सामने झुके, ना तुर्कियों के सामने झुके, आज इतनी बड़ी सम्राट, इतनी बड़ी रियासत का राजा और इतने बड़े वंश का सम्राट इतनी आसानी से कैसे झुक रहा है? क्या बात है ऐसी? आप तो स्वतंत्र रह सकते हो। तब भोपाल सिंह ने लाइन बोली कि मेरा अस्तित्व भारत से बाहर नहीं है, मेरा भविष्य मेरे पूर्वजों ने पहले फिक्स कर दिया, निर्धारित कर दिया। अगर मेरे पूर्वज थोड़े से भी डगमगाए होते तो आज मेवाड़ बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक होता, तुम बहुत बड़ी रियासत के मालिक होते, ना हम पहले भारत से लगते, ना आज भारत से लगे। हम हर हर माते बोलते आए हैं, आगे भी हर माते बोलेंगे, भारत के लिए जीते आए और इसके लिए जीते रहेंगे, इसी के लिए मरते आए, इसी के लिए मरते रहेंगे। तो मेरा अस्तित्व भारत से बाहर नहीं है। जब ये सुना दाऊसर ने, ये दौड़ता हुआ साधु सिंह के पास गया, रिकॉर्डिंग कर लिया, सुना दी बात कि साहब ऐसे बड़ी बड़ी बात बोली है। तो ये सुनने के बाद साधु सिंह बड़ा इंप्रेस हुआ, जब इतने वंश का सम्राट, इतने बड़े वंश का सम्राट, इतनी बड़ी रियासत का राजा, इतने प्राचीन वंश से बिलोंग करने वाला वो राजा जो स्वतंत्रता के लिए जाने चाहते हैं, जब वो चुनने के लिए तैयार है, तो साधु सिंह क्यों नहीं झुक सकता? अब मैं इतना इंप्रेस हो चुका हूं, अब भारत से बाहर मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है और मैं घोषणा करता हूं साधु सिंह भोपाल सिंह से इंप्रेस होकर मैं घोषणा करता हूं इस विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करेगा वो राजा कौन होगा? कौन होगा? इसलिए कि करके विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करने वाला राजा कौन? कब किए थे? 7 अगस्त 1947 को। कब किए भाई? हमें कोई करके विलय पत्र पर सबसे पहले साइन करने वाला राजा कौन था? कहाँ का राजा है? कब किए थे? हमें स्वतंत्रता कब मिली? कितने दिन पहले साइन किए? 8 दिन पहले। और सबसे अंत में साइन करता है उदयवान सिंह। उदयवान सिंह कहाँ का राजा? भरतपुर का? धौलपुर का? नहीं। करौली का? नहीं। सारी नहीं तो होगा तो सही नहीं लगेगा। धौलपुर का? कहाँ का राजा है? हर चीज में नहीं। कहाँ का राजा उदयवान सिंह? अरे कहाँ को? और इन्होंने किए थे अंतिम हस्ताक्षर स्वतंत्रता से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947। इसका मतलब स्वतंत्रता के एक दिन पहले तक इसका प्लान था अलग रहना, पाकिस्तान मिलना, स्वतंत्र रहना। इसका मतलब जब ये सत्तर पूरी नहीं करा था ना 10 लाख जनसंख्या ना 1 करोड़ आए, तो मैं आपसे कोई करके विलय पत्र पर सबसे पहले साइन किसने किए? लास्ट में पहली बार कब किए? सबसे अंत में कब किए गए? स्वतंत्रता से एक दिन पहले। लेकिन ऐसे ना पूछ आपसे पूछा जाए एक करके विलय पत्र पर सबसे पहले साइन किए बीकानेर ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरी रियासत जिसने साइन किए तो अलवर का राजा था तेज सिंह। कौन सा राजा आएगा सेकंड नंबर पे? अलवर का राजा तेज सिंह। तो ये अपना याद करना, पहला साइन करने वाला और अंतिम साइन करने वाला। तो यहाँ अपन पॉइंट बनाएंगे इसके लिए। ये चीजें किससे इंप्रेस होकर बीकानेर के राजा ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए? भोपाल सिंह से। और कौन से मंत्री को भेजा था? जसवंत सिंह दाऊसर को। ये देखो इंपॉर्टेंट है, एकीकरण के विलय पत्र। विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। एकीकरण के विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए सेना भी तो, जबकि देव सोए हुए हैं, सोए हुए ना ये तो। अच्छा अच्छा, दिल्ली परेड कर देंगे, दिल्ली सेना भिजवाते हैं। ये पूरी फीलिंग ले रहे हैं, बचपन में फीलिंग ले रहे हैं। हाँ, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, उनके साथ तुम भी फीलिंग लेते हो। आपके लगे हाथ दो काम हो रहे हैं। और सबसे अंतिम हस्ताक्षर धौलपुर शासक उदयवान सिंह ने 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को उदयवान सिंह ने। अब इस दौरान अगर मैं बात करूं तो एक बेहतरीन चीज और क्या आती है यहाँ, ये राजस्थान पतंगा का, ये उड़ेगी देखो। अब ये राजस्थान, राजस्थान क्या करती है बताएंगे पतंगा का। अब मुझे बात बताओ, ये वाला जो इलाका है ये कौन सा राज्य राजस्थान का? इधर भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के समय? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक जगह है भोपाल, कौन सी है? ठीक है, ये वाली दिशा में क्या है राजस्थान के? पाकिस्तान। पाकिस्तान बेटा था जिन्ना और यहाँ बेटा था हबीबुद्दौला।
बात क्या, पटेल जी ने राजाओं के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, खुले में बात कही गई, या तो आप मिल जाइए, अगर नहीं मिलते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको हाल में काम लेना पड़ेगा बाद में। तो उस दौरान जब सरकार बात के राजाओं पर दबाव डाल रही थी मिलने के लिए, उस दौरान कोई भी राजा मिलना नहीं चाहता था, सारे राजा स्वतंत्र रहने की प्लानिंग कर रहे थे, तब पटेल जी द्वारा दबाव डाला गया। तो उस अवसर का फायदा उठाकर जिन्ना ने बात के राजाओं को प्रपोजल दे डाला कि अगर बात के राजा पीड़ित हैं सरकार से, दबाव से, और बाद में ना मिलकर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो मैं जिन्ना उन्हें प्रपोजल देता हूं, आप भारत छोड़िए, पाकिस्तान आ जाइए। मैं वादा करता हूं आपकी स्वतंत्रता से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आपके अधिकारों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, आप जैसे रहना चाहते हो आप वैसे रह सकते हो, ये सब ठीक है, आपको भारत छोड़ के मिलना होगा पाकिस्तान में। जब ये घोषणा की गई तो भोपाल का राजा था अभी ने जिन्ना से कई बार मीटिंग की, और जिन्ना से मीटिंग के दौरान ये पूरी तरह से कन्विंस था पाकिस्तान मिलने के लिए। अब भोपाल का राजा कहां मिलना चाहता है, पाकिस्तान। अब इस कंडीशन में भोपाल का राजा मिलेगा तो जमीन को कैसे छोड़ देगा, अब ऐसे तो नहीं ट्रक से खींच लेगा भोपाल को तो पाकिस्तान की तरफ, ऐसे तो नहीं सकता। अब क्या करेगा, इसको पता है कि मेरे और पाकिस्तान के बीच में कौन सा जा रहा है, अगर वो इस वाले इलाके को ऐसे करके पाकिस्तान में लाने के लिए राजी कर ले तो सीधे पाकिस्तान की सीमा कैसे लग जाएंगे, भोपाल से। और यहाँ सबसे बड़ा जो राज्य इस क्षेत्र में वो है मारवाड़ यानी जोधपुर, और जोधपुर का राजा कौन था, कौन था। अब अभी किसी मीटिंग करने लगा हनुमान सिंह, सब आप कुछ कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, इनको कन्विंस करता आपकी स्वतंत्रता, आप मारवाड़ के राजा हो, आप राठौड़ वंश के शासक हो, मालदेव के वंश हो, आपको स्वतंत्र रहना चाहिए, आपको स्वाद देता है राठौड़ स्वतंत्रता करते हैं, इसलिए स्वतंत्र रहना चाहिए। लेकिन भारत में रहोगे तो स्वतंत्र नहीं पाओगे, इसलिए प्रपोजल है आपके स्वतंत्र रहने के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद जिन्ना द्वारा। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मीटिंग करवा देता हूं, आप राठौड़ पर स्वाद देती है स्वतंत्रता। आप याद करो चंद्रसेन को, चंद्रसेन को जिसने किसी भी कीमत पर कोई सामने घुटने नहीं टेके, आप याद करो मालदेव को जिसके सामने शेरशाह सूरी भी होना साबित हो गया था, शेरशाह सूरी को लगाया सहयोग मैंने कभी नहीं टेके, तो मारवाड़ के राठौड़ आप चाहती है स्वतंत्रता, राठौड़ है आप, तो मैं चाहता हूं कि आपकी स्वतंत्रता जैसे के तैसे रहे, तो आप मिल जाइए पाकिस्तान में, आपकी मीटिंग करवा देता हूं जिन्ना जी से। तो हनुमान सिंह को लालच आ गया कि स्वतंत्र रहने का मिलेगा तो मिलने एक बार, और भोपाल इस अभियुक्त के साथ हनुमान सिंह से मिलिए। जिन्ना कौन था, पाकिस्तान था जिन्ना, पता है जिन्ना कौन था, शासन अभी तो तुम यही नहीं पता है, रामायण चल गया वो यही नहीं पता राम कौन था, कौन था जिन्ना, जिन्ना का नहीं पता, बस इतना पता जिन्ना था तो सही। बताइए, जिन्ना जैसे गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं ना, इसलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, निर्माण करता पाकिस्तान का कौन है, जिन्ना। और जो गांधी जी के सबसे बड़े विरोधी थे वो भी कौन थे, जिन्ना। इन्होंने ही बाद में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई जिसके दौरान कितने लोग मरे, 1,80,000, तब जाके पाकिस्तान को अनुमति दी गई। और जिन्ना ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय राजाओं को मोटिवेट किया, आमंत्रित किया, तो हनुमान सिंह ले चले गए। बीबी मैंने अपनी किताब में बताते हैं कि हनुमान सिंह जी ने कई बार मीटिंग की थी जिन्ना जी से, और लास्ट की मीटिंग में तो ये एक व्यक्ति को पकड़ ले गए, जैसलमेर के राजा को, रघुनाथ सिंह को। लास्ट मीटिंग में किसको ले गए, रघुनाथ सिंह को ले गए, तू भी चल साथ चलेंगे दोनों, पूरी क्षेत्र पाकिस्तान ऐसे करके राजस्थान ले जाएगा, ये वाला हिस्सा काट लिया जाएगा पाकिस्तान में, उसे भी ले गए। लेकिन पटेल जी को खबर लग गई, और पटेल जी को खबर लगती है उन्होंने सारी तैयारी कर ली, और कहीं पहुंच गए हनुमान सिंह जी के महल में कि हनुमान सिंह जी राठौड़ राजा, क्या आप अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं, बलिदान को, आप राठौड़ हैं, और जिन राठौड़ों ने भारत और अपनी जमीन के लिए अपना सिर कटवा दिया, इतना खून बहाया, आपने भी सुमेल भी लड़ाया, आपने गंगोली भी लड़ाया, इतने युद्ध लड़ने के बाद आपने इतनी बड़ी रियासत खड़ी की, और आज आप उस भारत को छोड़कर जा रहे हो किसी और के लालच में आकर। क्या आप अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल गए, क्या अपनी जमीन को किसी और देश में मिलाना चाहोगे, क्या आपको राठौड़ों का आन की चिंता नहीं है, पूर्वजों के बलिदान की चिंता नहीं है। आप राठौड़, और राठौड़ भारत के बिना कुछ नहीं रखते, इसलिए राठौड़ भारत में ही जिंदा हुए हैं, यही मरेंगे। तो आपके पूर्वज आज जिंदा रहे युद्ध लड़े, तो आप कैसे बाहर जा सकते हो। तो जमीन को लगा गया जिसमें हनुमान सिंह बड़ा ज्यादा ये कह सकते दुखी हुआ, सोचने पड़ जाता, पश्चाताप करता है कि जब मेरे पूर्वज जमीन के लिए मर गए तो जमीन को मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूं, मैं भी राठौड़ हूं, मैं भी कबल से हूं। अब जिन्ना ने अपनी मैडम से कहा अब कहीं नहीं जाएंगे, जो बैग पैक किया वापस अलमारी में लो सामान। तो ये बताया जाता है हनुमान सिंह जो थे वो वापस अपना प्लान त्याग देते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो ये बनता है राजस्थान की वे रियासतें बताओ जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, कौन सी बताओगे, जोधपुर, कौन सी, जोधपुर ऑप्शन में नहीं है, फिर धौलपुर, अरे अरे जोधपुर ही मारवाड़ है, कौन सी बताओगे दूसरी, क्योंकि ये तो एक दिन पहले साइन करता है, लास्ट तक प्लान था जाऊंगा, बैग पैक हो गया था, ट्रक में लोड भी हो गया था, बट ड्राइवर आना रह गया था, ड्राइवर लेट हुआ तो पटेल ने काम फेल कर दिया। और धौलपुर भी ऑप्शन नहीं हो तो टोक, धौलपुर भी ऑप्शन नहीं हो तो अब बताओ पाकिस्तान मिलने वाली पहली रियासत, अरे पहली कौन सी बताओगे, दूसरी, तीसरी, अच्छा किसके में आ गया, ये काका राजा भोपाल का है, भोपाल का है, बीच में क्या रहा है, राजा कौन सा है, राजा तो हनुमान सिंह है, रियासत कौन सी है, आपको जो दिखता है वही बोल देते हो। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलने वाली यानी मिलने की योजना बनाने वाला हनुमान सिंह, धौलपुर का देवान सिंह, टोक का राजा बताओ मुझे उसमें कौन था, हाँ ठीक है अजीत उद्दौला, कौन था, अजीत उद्दौला। अब यहाँ से सीधे सीधे मैं आपको लाइन बना सकता हूँ कि राजस्थान की वे रियासतें जो पाकिस्तान मिलने की प्लानिंग कर रही थी, जो पाकिस्तान मिलना चाहती थी, वो कौन कौन सी थी। चलिए इस लाइन को थोड़ा सा इंपोर्टेंट लगा के लिखेंगे, राजस्थान की वे रियासतें जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, बताओ कौन कौन सी थी, जोधपुर और बस। क्या मुझे ये बता सकते हो राजस्थान एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोक ऑप्शन नहीं है, फिर पालनपुर, दूसरी कौन सी बताई थी, पालनपुर। अब यहाँ से मुद्दा और ज्यादा डीपली जाता है इस चरण का, चौथे चरण का, वो क्या जाता है पहले इसको बनाएंगे अब एक बार। अब लगभग प्रशासन यानी सरकार ने निर्णय लिया कि लगभग राजस्थान तैयार कर दीजिए, और राजस्थान में जो भी कमियां हैं वो सारी जल्दी से पूरी कर दीजिए। तो राजस्थान की पूरी कमियों को पूरा करने के लिए यानी राजस्थान निर्माण कैसे भी करके किया जाए, तो राजस्थान निर्माण करने के लिए इन्होंने पहले प्लान की प्रशासन बनाने की। अब मुझे बताओ, सब सरकार है, हमारा शिक्षा मंत्री भी है, खनन मंत्री भी है, रोड मंत्री भी है, कचरा मंत्री भी है, सारे मंत्री हैं ना अपने, तो ऐसे करके मंत्री का प्रशासन उनका काम क्या, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभालेंगे। तो उन्होंने राजस्थान के कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया तो एक समिति बनाई, पी सत्यनारायण समिति। तो एक समिति आती है भाई, पी सत्यनारायण समिति, पी सत्यनारायण समिति, और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ये क्या था, देखिए समिति का नाम क्या है, समिति का क्या नाम है, तो पी सत्यनारायण समिति ने प्रशासनिक ढांचा तैयार किया राजस्थान का कि जिससे कि राजस्थान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब मुद्दा यह है अगर इन्होंने ये डिपार्टमेंट बनाने की योजना बना ली तो इन्होंने क्या क्या सिफारिश की, तो सिफारिश पर निर्धारित किए। अब आप इस चीज को विशेष फोकस करेंगे, निर्धारित किए डिपार्टमेंट, तो जिनमें सबसे पहले आती है राजधानी कि पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर राजधानी कहाँ बनाई गई, एक तो पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है शिक्षा विभाग कहाँ बनाया गया, शिक्षा विभाग कहाँ बनाया गया। तीसरा आता है भाई न्याय विभाग कहाँ बनाया गया, तीसरा आता है न्याय विभाग कहाँ बनाया गया। चौथा आता है खनिज विभाग कहाँ बनाया गया, वन विभाग कहाँ बनाया गया। राजधानी, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग। अब मसला क्या था, अब यहाँ देखो सारे लोग, मुझे बात बताओ, अगर मैं ये कहूँ राजस्थान है और राजस्थान की इस चरण में जो बनाना है परमानेंट बनाना है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, कोई फेरबदल नहीं होगा, राजधानी बनेगी तो अंत तक वही रहेगी, न्याय विभाग बनेगा अंत तक वही रहेगा, यानी आप चेंजमेंट नहीं करना, लास्ट बार चेंजमेंट कर लीजिए। तो राजधानी को लेकर चर्चा चल रही थी, तो जोधपुर का राजा कहता है कि भाई हमारे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, हम तो राजधानी में बनाइए, और जयपुर कहता है राजधानी में बनाइए, बीकानेर भी कहता है, हमें भी देख लीजिए, उदयपुर कहता है इधर भी ध्यान दीजिए, राजधानी सब बनना चाहते हैं।
अब यह बताया गया राजधानी को लेकर मसला पैदा हो गया जयपुर और जोधपुर में। किसमें हो गया मसला? जयपुर और जोधपुर में कि राजधानी किसको बनाया जाए। अब समस्या ये थी पी सत्यनारायण समिति रिपोर्ट दे चुकी थी राजधानी किसको बनाओ? जयपुर को। किसको बनाओ? लेकिन जोधपुर की राजधानी विद्रोह कर दिया। ऐसे कैसे होगा? राजधानी जयपुर क्यों बनाई जाए? राजधानी जोधपुर में भी बन सकती है, राजधानी बीकानेर में भी बन सकती है, राजधानी कोटा में भी बन सकती है, कहीं भी बन सकती है। तो क्यों? तो इस राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए, इस राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति थी वी.आर. पटेल समिति। मैंने समिति आपको पहले लिखवा दी इसलिए। तो भैया अब दो समितियां आएंगी, अब इनमें दोनों की लाइनिंग चेंज आएगी, क्वेश्चन का प्रारूप चेंज आएगा। आपसे पूछा जाए जयपुर को राजधानी की समिति की सिफारिश पर बनाया, अगर राजधानी की समिति सिफारिश पर बनाया तो सत्यनारायण, लेकिन राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? बी.आर. पटेल। और एक समिति और बताई थी मैंने राजस्थान आंदोलन समिति। एकीकरण में टाइम ज्यादा लग रहा है, उस टाइम को ना देखते हुए जल्दी एकीकरण करवाने की सिफारिश करने के लिए आई समिति थी राजस्थान आंदोलन समिति। अब मुझे बात बताओ यहां कौन सी समिति रही आपको? अब ये कह रही राजधानी कहां बना दो, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, परमानेंट हो गए, अब इन पदों में कोई चेंज नहीं होगा। और क्या किया? न्याय विभाग बताओ कहां बनेगा? जोधपुर में। शिक्षा विभाग कहां बनेगा? बीकानेर। न्याय विभाग जोधपुर, खनिज विभाग उदयपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर। लेकिन दोनों लाइनों पे आप ध्यान रखोगे, मैं दोनों को एक लाइन में बनवाऊंगा। अगर मुझे राजधानी किसके कहने पर बनाई तो सत्यनारायण, लेकिन मसला सुलझाने के लिए आने वाली समिति कौन सी थी? वी.आर. पटेल। बनाइएगा डांस भी हो रहा है। चलो ये बताओ उद्घाटन कौन रही है? उद्घाटन कौन रही है? ठीक है, गोडगिल चाचा पटेल, चार चरणों तक उद्घाटन करवाना है। अब मुझे बताओ समिति कौन सी दिख रही है आपको? अरे कौन सी है? अच्छा राजधानी कहां बनाई गई? शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग, राजधानी की समिति की सिफारिश में सत्यनारायण, लेकिन मसला सुलझाने के लिए बनाई गई समिति बी.आर. पटेल। तो नोट लगाएंगे, पूरी लाइन बनाएंगे, बी.आर. पटेल ज्यादा आ रही है पेपर में। अच्छा बताओ घर वाले टॉर्चर थोड़ी करते हैं, घर वाले टॉर्चर थोड़ी करते पढ़ने के लिए, तो टेंशन से बैठे रहते तुम लोग। अरे कोई एकाग्रचित्त नहीं रहता, एकाग्रचित्त रहते हैं तो वो बातें लगे, वो ध्यान मुद्रा हो जाती है। तुम एकाग्रचित्त भी नहीं रहते हैं, और ना तो तुम स्माइल देते हो ना मुस्कुराते हो, ऐसे बैठे रहते हो जैसे बैठा दिया जबरदस्ती। घर वालों को खूब कूटा तुम्हें, पहले तो कूट के बैठा के फिर ले जाके कूटेंगे, तुम्हारी टेंशन चली पहले कूट दोबारा कूटेंगे। हां बच्चे वाले मतलब? अच्छा अच्छा नहीं ऐसे नहीं कर, मैं पूरे टाइम में दसो बात। देखो प्रेशर वाली बात नहीं, अगर आप पूरी खुश तरीके से ऐसे नहीं पढ़ोगे ना तो रिजल्ट कम आता है। आप सीरियस रहो पढ़ने के टाइम में, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन है ना उन पे ऐसे रहना चाहिए कि आप खुश हो, दूसरे को पता ही नहीं चलना चाहिए आप दुखी हो, क्या टेंशन है आपके। तो देखो बात ये आपके एक्सप्रेशन जैसे रहेंगे रिजल्ट उतने ज्यादा अच्छे आएंगे। आप जितना ज्यादा सोचोगे रिजल्ट उतने ज्यादा नेगेटिव होंगे। आगे का वो सोचना है प्रेजेंट एंजॉय कीजिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है और ना कोई बदल पाया, कोशिश सबने की है लेकिन 10% लोग सक्सेस हुए, 90% लोग तो बैकफुट आए, मेरे आए वापस। लेकिन आप 10% में 90% में ये भी तो मायने रखता है। कोशिश कीजिए, बाकी फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं, देना उसी को जब देगा जब देगा होता। आप अपनी कोशिश कीजिए, आप इतनी कोशिश कर सकते हो। बाकी चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसे होना चाहिए कि हमें कोई टेंशन नहीं है, प्रेजेंट अच्छा है हमारा, ना फ्यूचर हाथ में, पास्ट निकल गया उसका सोचना नहीं, पास्ट में आगे बढ़ चुके हैं, फ्यूचर का कोई पता नहीं है, तो प्रेजेंट अच्छा है, ये लोगों को फील होना चाहिए सामने वाले को आपसे। कैसा पूरी बात बताइए हमने नहीं होता। आप ऐसे रहते हो टेंशन में, अबे गुरुजी आए पढ़ाने, वो कह रहे वो पढ़ा क्या है सर, ऐसे बैठे रहते कोई लेना देना नहीं, चुपचाप ना तो स्माइल होती है, रास्ते ना बात करते, चुपचाप बैठे रहते, देखते रहते, कहो लिखो, लिखने स्टार्ट, रुक जाओ रुक गए, लिखो स्टार्ट, रुक जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ, ड्राइव चले जाओ, लेकिन टाइम चले गए। टाइम टाइम नहीं चाहिए आपके पास, एक ही चीज है एग्जाम टाइम को, जितने ज्यादा रिलैक्स होगे उतने ज्यादा चल जाएंगे। टेंशन आप देखो हमारे गांव में लड़का था, उसके पिताजी थे, उनको लगता था कि इसको मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा है, यानी बहुत अच्छी परसेंटेज से बहुत अच्छा नंबर ला सकता है 10th में, और उसे खेलने कूदने तक की अनुमति नहीं थी। और ऐसे रूम था बाहर, दिल्ली के बाहर रोड था उसके बाहर, उसमें खिड़की थी, उस खिड़की पे बैठा रहता था, उसको बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। पढ़ता है तुझे 100% में से कम 90% लाने 10th में, लेकिन उसके पिताजी को ऐसे था, सोच छोड़ तो 101 लिया, 100 से ऊपर लिया, अगर आ सकती है तो। अब लड़का पढ़ता था, लेकिन वही जानता कैसे काटा होगा तेरे को, उसकी एकाग्रता कितनी जा रहा है, कुछ जा रही है, तो ये एकाग्रता कितनी कितनी आधा कैसे काम करेगा, लेकिन उसे अनुमति नहीं थी। गांव वालों में क्या तकलीफ, हमें क्या तकलीफ, कितना पड़ता है आज 150% बनेगा, 100 से हो जाएगा, 50% बोनस मिलेगा, खिड़की पे बैठने के अंदर पर है। अब हम तो लिमिट पढ़ के नहीं था, मन के पढ़ो नहीं तो मत पढ़ो, तो हमें तो ये पेपर बैठ पढ़ना, बाकी शाम को घर वालों को दिखाने के 2 घंटे और पढ़ लेंगे, और फिर उस 2 घंटे में ऐसे ब्रेक करते लाइट चली जाए, भूल जाए लाइट वोल्टेज कम आए, दिखाई देना बंद हो जाए, फिर घर वाले ध्यान देते, मेरी मम्मी आती थी दिया था उसको कहते इस चीज के पिताजी ने नहीं होते, मम्मी होती बढ़िया दिया पास में, जैसे लाइट गई बेशक रात के 11 बजे सो रहे हैं, लाइट जल्दी निकल जाती है और सही टाइम पे दिया लगाओ लाइट पढ़ो, लेकिन तो 2-3 घंटे दिखाई देना तो बाकी से पेपर टाइम होती है, और जल्दी पेपर टाइम प्राइस याद पेपर पहले पेपर टाइम पे नहीं कोई रिजल्ट नहीं है, वो पूरी साल पढ़ा और दिन में इतना पढ़ा, रात भी पढ़ा, दिन में पढ़ा, बहुत पढ़ा, और अभी पढ़े उसकी परसेंटेज जब 10 का रिजल्ट 60% 61% और अपनी 62। अब बताओ वो पढ़ के फायदा में फायदा में, अब बताओ तो ऐसे लोड नहीं लेना है, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो ज्यादा लोड लेकर नहीं पढ़ना कि मात्र समझ पढ़नी है, बस ऐसे देखे जा रहे हैं, लिखने देखे जा रहे हैं, साधु सिंह आ गया अब जाएगा, अब टोक आ गया, जी हो गया, बस देखते जा रहे हैं, ज्यादा लोड नहीं लेना है, मात्र समझ आ रही है, बस इतना लोड आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। रिलैक्स हो, रिलैक्स करके पढ़ोगे तो चल जाएगा, माइंड में काम करेगा। आप भी अब तो सोने की तैयारी में बस मौका मिल जाए, फिर जाते जाते कितने दूर जाते आप, जब तक जाते इतनी जाते चल जाते हैं, बाकी मैं अपनी साथ बहुत दूर जाते बीस किसी जवाब बस ये नहीं सोचते, इन्हें पता भी सोने पे लाना है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो, रिलैक्स नोट लगाओ, पिताजी को बात देते काम नहीं उसके देने लिए नोट लगाओ, नोट लिखो, और आपको कभी कंप्लीट देते हैं खुश करने के लिए, लेकिन आपको पढ़नी पड़ती है, वो खुद ही आपको स्माइल करके बताती है, इसको पढ़नी पड़ती है, एनर्जी करती है, नोट लगाओ, नोट लिखना। जयपुर को राजधानी, जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण, जयपुर को राजधानी पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बनाया गया, जबकि राजधानी के मसले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति बी.आर. पटेल समिति। तो पढ़ने में टेंशन है, हमारी एक दिन में 10 घंटे क्लास रहती है और 10 घंटे पढ़ाने के बाद 9 घंटे 59 मिनट, इनका 10वां घंटा पूरा होने वाला होता है, 9 घंटे 59 मिनट के बाद भी हमारी उस टाइप का रिएक्शन रहता है क्लास में। 10 घंटे पढ़ाने सुबह 8 बजे स्टार्ट होते हैं, शाम को भी क्लास रहती है, तो 10 घंटे बाद भी अब आप पढ़ते पढ़ते मायूस हो जाते हो। हमें इधर इधर एकीकरण पढ़ा रहा था इधर वाली क्लास में, लड़का बैठा होता है तो मैं उसे बार-बार जैसे रिपीट करवाते हैं ना बुलवाते हैं, ऐसे बुलवा रहा था जैसे पीछे को बोलते नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि बोलना सही नहीं है, रिपीट करना, पीछे बैठे सो जाते हैं। तो होता क्या है तो यहाँ क्या हुआ, उसमें लड़का बैठा क्लास में, मैं रिपीट करवा रहा था बार-बार, तो बोल नहीं रहा था, मैं उसकी तरफ देखता तो स्माइल देता मेरी तरफ, मुझे देख के मुस्कुरा जाता, मैं चक्कर क्या बोलता
पता नहीं स्माइल देता है, दूसरा वाला मामला तो नहीं है कहीं। फिर मैंने दोबारा एक और लाइन आई, उसको रिपीट कर, सारे बोल रहे हैं लेकिन वो फिर भी स्माइल दे रहा है मुझे, बोल नहीं रहा। ऐसा मैंने 2 बार देख लिया, मेरे को चक्कर दूसरा ही है, मैं पढ़ाने लगा, फिर तीसरी बार भी बोलने लगा, तीसरी बार भी बोलने लगा, बस स्माइल दे दी। चक्कर क्या है, मैंने उसको कहा बोल क्यों नहीं रहा, और ढंग से स्माइल दे दी बार, और अच्छे से दी, मैंने क्या चक्कर और अच्छे से हंसने लगा, और क्वालिटी बढ़ा दी इसमें, और मैं क्या मुझे नहीं पता था बोलने में चक्कर है, तो मैंने कहा बोल तूने बताया बोलते के दौरान हंस लेकिन बोले नहीं, मैं चक्कर क्या, फिर मैंने दोबारा बोल उसका राजा बोले, फिर भी नहीं बोले, अब तीसरी बार से बोल देता हूं, उसने बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा लेकिन मुझे तो नहीं पता, मैंने कहा बोल भोपाल सिंह, भोपाल सिंह बोला नहीं, भोपाल सिंह, मैं सोचा क्या है, तो नहीं बोल रहा है, तो ये पता लगा चक्कर। तो इस कंडीशन में माना जा सकता है कि समस्या है, तो राजधानी को मसला जाने के लिए बनाई समझी, राजधानी किसके लिए बनाई, एक एक पेपर सबसे साइंस लिए, कब ये कहां किए थे, पहले पत्र में कहां किए थे, सबसे लास्ट में साइंस किसने किए, कब किए, कहां किए, धौलपुर में कहां किए। अब चले आगे, अब मुझे बताओ समिति के राजधानी कहां बनाई गई, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, खनिज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग। अब यहाँ डिपार्टमेंट तैयार करने अपने को, और डिपार्टमेंट तैयार करने जो करेक्टर पढ़ते हैं, तो राजधानी तो फिक्स हो गई, कहां बनाएंगे राजधानी, वेरी गुड, ये राजधानी, राजधानी का राजा हमेशा क्या बनता है, यहाँ भी बनाएंगे, एक नया पद लेकर आएंगे महाराज प्रमुख, किसने कहा था इस पद के लिए, गोपाल सिंह ने, फिर भाई एक दो राजा और नए जुड़ गए, वो भी अच्छा दर्जा रखते थे, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, इसके बाद कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इसके बाद केवल उपराज प्रमुख, कनिष्ठ वरिष्ठ अलग-अलग दोनों। इसके बाद अगर हम बात करें, एक दर्जन तो उपराज प्रमुख ही थे, वरिष्ठ थे नहीं, क्या कहलाएगा, समझ गए ना, ये वाला नहीं, वो वाला है। अब की बार आप चक्कर पड़ गया, देखो अब की बार मैं आगे निकल गया हिंदी में, प्रधानमंत्री, देखो मंत्री तो ऐसे लिखते हैं, नहीं वरिष्ठ यही सही है, ये वाले, अरे आपने साथ देख लिया करो, हाँ आगे तो बोले ये वाला पीछे वाला सही करो, उद्घाटन करता सही है ना, कई बार फोन ऐसे बता देता हूं उल्टा। अच्छा ये बताओ, ठीक है ये ले लो, ठे ले लो, मैंने आज तक लगाया नहीं, पहली बार लगा रहा हूं ठे, ये तो ऐसे बस लिखा है आज तक, चलो कोई ना, आपने लगवा दिया, जो लगवाना चाहते वो लगवा दिया ना। अब बताओ चौथे चरण की राजधानी किसे बनाएंगे, किसको, जयपुर को, तो राजधानी किस समिति के लेवल को समिति गई थी, अच्छा राज प्रमुख किसे बनाएंगे राजधानी के राजा को, राजा का नाम मान सिंह सेकंड, महाराज प्रमुख किसको बनाएंगे, गोपाल सिंह। अब वरिष्ठ को बीकानेर का राजा, जोधपुर का राजा अच्छा दर्जा रखते हैं, तो उनको ही पद दिया गया था वरिष्ठ का, हरवंश सिंह और सादुल सिंह। अब फुल फॉर्म में आ गए, देखो कनिष्ठ की बात करें, अच्छा बताओ तीसरे चरण में कनिष्ठ कौन था, तीसरे चरण में कनिष्ठ कौन था, बहादुर सिंह, और उनको चेंज करेंगे नहीं, लक्ष्मण सिंह। उपराज प्रमुख बताओ, भीम सिंह वही कोटा का, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, ये जयपुर में जनजागृति का काम करते थे, तो इन्हें पद दिया गया हीरालाल शास्त्री को। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, और इनके द्वारा गीत गाया गया, तो भूल गया था शायद, गीत गाया प्रलय प्रतीक्षा नमूने में, प्रलय प्रतीक्षा नमूने में, प्रलय प्रतीक्षा नमूने में, ये इनका गीत है। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उद्घाटन जहां किया गया, फीता कहां काटा गया, जयपुर में। ये सारे सारे बता गए, इन्हें चीज फिक्स रखना, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, साथ के साथ चलो तक ये ऐसे कैसे रहेंगे, अब हमें इनको कोई चेंज नहीं करना, अब तो बस रियासत को मिलाते चलेंगे, बाकी ये फिक्स हो जाएंगे कंफर्म। लेकिन मैंने आपको एक और समिति बताई थी, एकीकरण जल्दी करवाने के लिए कौन सी बनाई गई थी, राजस्थान आंदोलन समिति, इसका अध्यक्ष कौन था, राम मनोहर लोहिया, कौन था, राम मनोहर लोहिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो किताब है ना बहुत ज्यादा पेपर में आई हुई है, और इसका लेखक कौन है, हीरालाल शास्त्री, ये गीत बताया गया है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, किसने गाया भाई, तो मैं आपसे कहूं राजधानी चौथे चरण की कौन सी बनाई गई, जयपुर, राज प्रमुख से बनाया गया मान सिंह सेकंड को, महाराज प्रमुख से बनाया गया गोपाल सिंह को, वरिष्ठ कौन थे, हरवंश सिंह सादुल सिंह, कनिष्ठ कौन थे, बहादुर सिंह लक्ष्मण सिंह, उपराज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह सेकंड, प्रधानमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री, गीत कौन सा गाया, किताब कौन सी लिखी, उद्घाटन करता कौन है, और मैं एक उद्घाटन कहां किया गया था, याद रहेगा क्या। अब अपन इस टॉपिक में, इस चरण में अपन दो चीजों की और बात करेंगे, वो कौन कौन सी देखिए, पहली तो आती है एक समिति है, राजस्थान आंदोलन समिति, राजस्थान आंदोलन समिति, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि से बहुत ज्यादा समय लगा खत्म होने में, तो राजस्थान आंदोलन समिति एक पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी का नेता था जिसका अपन नाम देते राम मनोहर लोहिया, इसलिए से एक और नाम देते राम मनोहर लोहिया समिति। यहाँ अगर हम दो चीज की बात करें, राजस्थान आंदोलन समिति या राम मनोहर लोहिया समिति, ये समिति आई, इस समिति का उद्देश्य था जो आप एकीकरण कर रहे हो उसे जल्दी से करें, तो जल्दी एकीकरण करने की सिफारिश की, जल्दी एकीकरण समाप्त करने की सिफारिश की। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक राज्य के निर्माण के लिए जरूरी है राजधानी, राज प्रमुख यानी गवर्नर राज्यपाल, शिक्षा विभाग, न्याय विभाग, वन विभाग, कोटा विभाग, क्या राजस्थान को सारी चीजें मिल चुकी है क्या, मेरे कहने की समिति के कहने पे सब कुछ मिल गया है, तो हमने ये अनुमान लगाया कि राजस्थान लगभग राजस्थान का सारा प्रशासनिक ढांचा तैयार हो गया, तो लगभग क्या तैयार हो गया राजस्थान, लगभग राजस्थान का क्या हो चुका है भाई निर्माण, यानी सारी चीजें अपने फिक्स कर दी, कोई चेंज नहीं होगा। अब राजस्थान का लगभग निर्माण हो गया, तो 30 मार्च को राजस्थान का निर्माण हुआ, और घोषणा कर दी प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। क्या मनाया जाएगा, कभी आपसे पूछा जाता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च, क्योंकि चौथे चरण में लगभग ये कंफर्म कर दिया कि राजस्थान तैयार, राजस्थान बन गया, प्रशासनिक ढांचा तैयार हो चुका है, राजस्थान बन चुका है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, तो बीटी कृष्णामाचारी नाम के व्यक्ति थे, जयपुर के बीटी कृष्णामाचारी, इन्होंने क्या किया, मत दिया जब एकीकरण में ज्यादा टाइम लग रहा था, वो कहता राजस्थान को 3 भागों में बांट लो, अब संयुक्त राजस्थान तक तो रहने दो, ये तो हो गया संयुक्त, एक आप एक काम करो, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इनको मिला दो और इनको मिलाकर बना दीजिए पश्चिमी राजस्थान का एक प्रांत, और जो शेष रह गई हैं अलवर, जयपुर, करौली, इन सबको मिलाकर एक संघ और बना दीजिए। ऐसे करके पूरा राजस्थान कितनी इकाइयों में टूट जाएगा, 3, और 3 इकाइयों को एक साथ मिलाकर राजस्थान बना सकते हो। लेकिन बीबी मैंने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो मैं आपसे कहूं कि राजस्थान एकीकरण में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसको जल्दी करवाने की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी, अध्यक्ष कौन है, राम मनोहर, अरे कौन है, क्या करवाओ जल्दी से क्या बनवा दो, राजस्थान दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, कौन सा वाला व्यक्ति था, राजस्थान को कितनी इकाइयों में बांट लो, 3, एक तो कौन सी हो गई,
यहाँ तक तो बन चुका है। दूसरी जैसलमेर जोधपुर बीकानेर को मिलाकर क्या बना लो? पश्चिमी राजस्थान। अलवर जयपुर करौली को मिलाकर एक संघ का निर्माण कर लो। 3 संगठन बन जाएंगे जो एक साथ मिलाकर क्या बना सकते हैं? राजस्थान। तो 3 पॉइंट और बनते हैं। इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो मंत्रिमंडल तैयार किया गया था। तो पहले आप 3 क्वेश्चन बनाओ यहां से। पहला नोट लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान आंदोलन समिति। पहला नोट लगाना और पहले नोट पे लिखना, पहले नोट पे लिखना एकीकरण जल्दी करवाने की, एकीकरण जल्दी करवाने की सिफारिश करने के लिए, एकीकरण जल्दी करवाने की सिफारिश करने के लिए बनाई गई समिति राजस्थान आंदोलन समिति। राजस्थान आंदोलन समिति थी। अब आप पेपर देख के आते हो, कल आज डाउट लेके आते हो तो मैं आपको भी बता देता पेपर कल वाले में, लेकिन मुझे लगता है नहीं पेपर भी होगा पिछली बार। कोई डाउट भी होगा कि तुमने नहीं देखा दोबारा से देख खोल के। हां एक नहीं दो पूछो आप बताओ किसने करवाया था? शंकर देवराय समिति 5वां चरण 15 मई 1949। तो सत्यनारायण गलत है, मतलब संख्या शंकर देवराय। तो उसे काट दो, आज के बाद उस पेज को काट दो। पर उस पेज को गलत नहीं पढ़ना, बेशक कम पढ़ लो लेकिन गलत मत पढ़ो। तो उसको जाके ब्लैक पेन लेना, पूरा का पूरा दबा दो उसको, अंडर कवर कर दो, किसी को नहीं दिखना चाहिए। सत्यनारायण शंकर देवराय उसे मिलाने की सिफारिश करने वाली 3 सदस्य कमेटी थी जिसे जनता की राय जानने के लिए भेजा गया था और जनता की राय कहती है कि आप उसे मिलाइए राजस्थान में, तो जाके मिलाया गया था। बन गया क्या? कौन सी समिति बनाई गई? देख के बोल दो। जिसका अध्यक्ष कौन था? राम मनोहर लोहिया। आगे बढ़ेंगे लाइन को, जिसका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का नेता, जिसका अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का नेता राम मनोहर लोहिया था। राम मनोहर लोहिया था। हो जाएगा। नेक्स्ट चलें, अगली लाइन, अगला नोट लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। बीटी के नाम चले कोई काम का नहीं है। अगला नोट लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 30 मार्च को प्रतिवर्ष, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मनवाओ, मनवाओ सबको। कौन सा दिवस है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कौन से चरण के दौरान है? चौथा चरण कब आया था? नाम क्या रखा गया? कितनी रियासत मिलाई? 4। जे बी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर का राजा मानसिंह, जोधपुर का राजा हरवंश सिंह, बीकानेर का राजा और जैसलमेर का रघुनाथ सिंह। सबसे ज्यादा प्रीवियस मानसिंह को कितनी मिली? 18 लाख। अब यहां से बात आती है इस चरण में मंत्रिमंडल, इस चरण में बनाया गया था मंत्रिमंडल, गठित मंत्रिमंडल, इस चरण में गठित मंत्रिमंडल था सिद्धराज डड्डा। पहले ऐसे लोग थे, देखो ऐसे देख के लिख लेना, सिद्धराज डड्डा जयपुर से, प्रेम नारायण नहीं चौथे में, दूसरे पे पहुंच गया देखो, भूरेलाल और एक मोहनलाल सुखाड़िया। 3 जने उदयपुर से लिए, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर। इसके बाद मुद्दे की बात करें, अभिन हरिकोटा, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर, फूलचंद बाफना, फूलचंद बाफना और नरसिंह कछवा, ये जोधपुर से। ये मंत्रिमंडल तैयार हो गया। तो इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे सारे लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि कौन से चरण में मंत्रिमंडल में कौन शामिल किया गया था। तो चौथे चरण में जो तैयार किया गया था मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में, वो ये वाले व्यक्ति थे जो मंत्रिमंडल में सम्मिलित किए गए थे। सरोज मध्य प्रदेश को दिया गया था हमारे द्वारा कोटा से, और सुनील टप्पा लिया गया था हमने। फिर बदल किया, सरोज को दिया जो हमारे कार में था, एमपी के सीमा था, एमपी के क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन था राजपूताना कैसा, और हमारा सुनील टप्पा था हमारा, लेकिन उनके सीमा था। फिर बदल किया, सरोज दे दिया, सुनील टप्पा ले लिया। छठवें चरण में सरोज एकमात्र रियासत है जो 2 बार में मिलाई गई थी। तो पटेल जी ने 2 भाग बना दिए छठवें चरण में, एक में सरोज और एक आबूदिल वाला। तो सरोज को पहले मिला दिया क्योंकि गोकुल भाई भट्ट आंदोलन कर रहे थे, उन्हें गांधी जी का काजल राजस्थान के गांधी कहते हैं, उन्हें सत्याग्रह कर दिया। तो इसलिए उनके विद्रोह को रोकने के लिए छठवें चरण में सरोज मिला दिया, आबूदिल वाला मुंबई प्रांत में मिला दिया। फिर एक समिति आई थी हरिजन सूरी समिति और फजल आयोग, पुनर्गठन आयोग, उनके कहने पर आबूदिल वाला को वापस लाए थे राजस्थान में। हो गया क्या? हम जब जयपुर से किसको मिलेंगे भाई? सिद्धराज डड्डा। उदयपुर से कितने लोग हैं? 3। पहला प्रेम नारायण, भूरेलाल भैया, मोहनलाल सुखाड़िया। कोटा से अभिन हरि, डूंगरपुर से भोगीलाल पांड्या और जोधपुर से कितने लोग थे? 2। पहला कौन सा है? फूलचंद बाफना, दूसरा कौन सा है? नरसिंह कछवा। कितने कंप्लीट हो गए चरण? 4। पहले 4 मुझे आप कल बताओगे आगे, 5 मिनट में बताने, लेकिन अब आप स्पीड में याद रखना, 5 मिनट में उसके बाद 5वां चरण और 7वां कल अपन बाकी के चरण पढ़ते हैं, ठीक है।